ठीक है प्रिय मित्रों, पिछली क्लास से हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और जब इस क्लास को आगे बढ़ाते तो हमने पिछली क्लास में ट्रांसफार्मर रेशो का सूत्र पढ़ा था। ट्रांसफार्मर देखो, मैं आपसे बीच में ना तो लाइक का बोलता हूँ, ना शेयर का बोलता हूँ, ना सब्सक्राइब का बोलता हूँ। अगर आपको लगे कि यहाँ बंदे ने कुछ पढ़ाया है, हाँ इनसे क्वेश्चन बनेंगे, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, ऑल पे क्लिक करेंगे तो जब भी मैं वीडियो डालूंगा ऊपर आएगी। और ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आपको आगे लाइफ में कुछ करना है, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी आईटीआई डिप्लोमा धारी को, तो ये क्लासें पढ़ो। और जो भी ट्रांसफार्मर चल रहा है, बेस्ट एंड बेस्ट क्लास, ठीक है। अब मैं ज़्यादा ना बोलते हुए आगे बढ़ता हूँ। तो अपन कहाँ पे थे? ट्रांसफार्मर रेशो। ट्रांसफार्मर रेशो का मैं सूत्र सवाल कराते कराते रुक गया था। देखो, K बराबर N2 अपन N1 E2 अपन E1 I1 बटे I2 Z2 अपन Z1 पिछली क्लास में बता दिया। ये तीसरा ट्रांसफार्मर का चैप्टर, इसमें मैं न्यूमेरिकल ही कराऊंगा, स्पेशल न्यूमेरिकल का ही है। प्राथमिक वाइंडिंग में लपेट की संख्या मैंने 40 दी। द्वितीय वाइंडिंग मतलब प्राथमिक वाइंडिंग द्वितीय वाइंडिंग लपेटों की संख्या 20, द्वितीय वाइंडिंग में करंट 10 है, तो प्राथमिक वाइंडिंग में कितना होगा? ठीक है, अब इसको अपन क्लियर करते हैं। 8 सवाल को उतार लीजिए, ठीक है, करें इसको क्लियर। देखो, प्राथमिक वाइंडिंग में लपेट को किससे व्यक्त करते हैं? किससे व्यक्त करते हैं? N1 से, क्योंकि प्राथमिक लपेट मतलब कुंडलियों को की संख्या टर्न को N से व्यक्त करते हैं, प्राथमिक तो 1। क्या दे रखा है अपन को? पहले ये देखो 40, ठीक है। अब क्या द्वितीय वाइंडिंग में लपेट, अब द्वितीय वाइंडिंग में लपेट को क्या बोलते हैं? कि मैं शुद्ध निम्मी शब्द बोल रहा हूँ। टर्न इंग्लिश का शब्द होता है, लेकिन एग्जाम में टर्न बहुत कम आता है, लपेट होता था। तो टर्न की संख्या, और चक्रों भी बोल सकते हैं इसको। लपेट मतलब चक्रों, लपेट मतलब चक्रों। चलो मैं लिख देता हूँ, लपेट को क्या बोल सकते हैं अपन? चक्रों, ठीक है मेरे भाइयों। N1 बराबर 40 और तो N2 क्या हो गया मेरे भाइयों? N2 बराबर 20। क्या बोला उन्होंने? कि द्वितीय वाइंडिंग में लपेट की संख्या। अब यहाँ देखो, द्वितीय वाइंडिंग में करंट, तो द्वितीय मतलब 2 तो आ गया। करंट को किससे व्यक्त करते हैं? I से, तो ये I और द्वितीय बोला तो I2 बराबर कितना दे रखा है अपन को? 10। और आगे क्या बोल रखा है? कि प्राथमिक मतलब 1 A में करंट को किससे व्यक्त करते हैं? I से, तो ये निकालिए। सीधा सिंपल है। ये सब अपन ने लिख लिया नीचे का फॉर्मेट। अब मैं ऊपर का फॉर्मेट डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं ऊपर का फॉर्मेट डिलीट करता हूँ, फिर आपको ये सवाल आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने सब नीचे लिख दिया है, ठीक है। तो वो जितनी है, मैं चाहता हूँ कि सबको ज्ञान मिले। आईटीआई वाले बंदे बहुत कमजोर होते हैं, अधिकतर लोग बहुत कम कॉलेज जाते हैं जिनसे उनको ज्ञान नहीं मिल पाता, ठीक है। और फिर आगे जूझते हैं, वो कहीं भी प्राइवेट नौकरी करने में भी जूझते हैं, तो वो सब उनकी परेशानी में दूर कर दूंगा, ठीक है। अब सूत्र देखो अपने पास, इसमें से कौन सा सूत्र बन रहा? N2 अपन N1 अपना टर्न दे रखे और यहाँ दे रखी करंट, तो N2 N1 टर्न या करंट का बन गया, तो ऐसा का ऐसा ही उतार लो, कुछ भी अलग से मत करो। जो दे रखा है ऐसा का ऐसा ही उतार लो, ठीक है। क्या उतारोगे आप? N2 अपॉन N1, इसको छोड़ दो क्योंकि इसका तो मेरे को पता ही नहीं रखा है, ये का तो पता ही नहीं रखा है। बराबर में क्या है? I1 अपॉन I2। बस जो जो अपन को दे रखा है उतार दो। N2 कितना दे रखे हैं? 20 लिख दिया। N1 कितना दे रखा है? 40 लिख दिया, बराबर। बस अब यहाँ देखो क्या दे रखा है? I2 दे रखे, ना कि I1 अपन को ज्ञात करना, प्राथमिक कुंडली में करंट ज्ञात करना है, ठीक है। I1 और I2 कितना दे रखा है अपन को? 10। ये 10 इस 0 से ये 0 गई, 4 से 5 गया, तो I1 कितना आ गया मेरे भाई? 5 एम्पियर। जिसने अगर ये एम्पियर और आई में कंफ्यूजन हो रहे हो, तो मैंने सारे आवेश, उनके मात्रक, उनके एसआई मात्रक, उनकी बीमाएं पूरा कंप्लीट करा चुका हूं। आप देख सकते हैं जैसे आई और ए में दिक्कत आ रही है, मतलब पीछे क्यों एम्पियर लगा? क्योंकि विद्युत धारा का मात्रक ही एम्पियर होता है, तो मैंने एम्पियर लगाया क्योंकि अपन ने तो धारा ही ज्ञात की है ना मेरे भाइयों, ठीक है। आपका एक ट्रांसफार्मर रेशो करवा दिया। एक सवाल और कराता हूं, इसके बाद एक सवाल कराऊंगा मैं विद्युत वाहक बल के ईएमएफ पर। तो आपकी क्लास, आज की क्लास इसी पे ही बेस्ड रहेगी, न्यूमेरिकल पे, जिससे आपको सूत्र याद हो जाए, कंप्लीट हो। सूत्र मैंने ऊपर रखा, देखो। अब आगे बढ़ते हैं अपन, इसमें एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? देखो,
आप सभी देखो, ठीक है। देखो अब मैं अगला क्वेश्चन देता हूं, देखो ठीक है, क्या देता हूं, क्योंकि आपको करंट ज्यादा दिक्कत देगा, क्योंकि करंट क्या है, विपरीत में है, इसलिए आपको करंट ज्यादा दिक्कत दे रहा होगा, इसलिए मैं करंट से ही संबंधित क्वेश्चन, लेकिन एक मैंने करा दिया। अब आपको इन दोनों संबंधित क्वेश्चन हो गया, मैं इन दोनों से करवाऊंगा, ईएमएफ से और प्रतिबाधा। प्रतिबाधा को लोड भी बोला जाता है। देखो मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख रहा हूं जैसा आप देखो, ठीक है। क्या लिखूंगा, प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल कितना है मेरे भाइयों, कितना कितना मान लेते हैं, 60 और वोल्ट। या फिर कंफ्यूजन हो इसलिए कह रहा हूं, पिछले एक क्लास में छोड़ना, नहीं तो कंफ्यूजन खत्म नहीं होगा, ठीक है। प्राथमिक कुंडली हो गया। अब क्या दे रखा है इनने, बना दो, हाँ ठीक है। तृतीय कुंडली में विद्युत वाहक को इंग्लिश में लिख देते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो द्वितीय कुंडली में ठीक है समझ में आ गया। यहाँ पर क्या कर देते हैं, चलो अपन बाद में अपने हिसाब से, अपन क्योंकि अपन मन से क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन आते तो ऐसे ही है, लेकिन मैं देखो आगे में सॉल्यूशन के हिसाब से इनकी वैल्यू चेंज कर दूंगा, जिससे अपन को दिक्कत ना। आप भी समझदार हैं कि कैसे क्या कोई करता है, क्योंकि एक टीचर, हम भी एक टीचर, आगे चल के गवर्नमेंट टीचर, सब कुछ देखना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अभी तो हम सीआईटीएस जारी है, क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, सीआईटीएस का पूरा नाम। तो द्वितीय कुंडली में ईएमएफ क्या होता है मेरे भाइयों, 40 वोल्ट मान लीजिए, ठीक है। द्वितीय कुंडली। अब आ जाओ, अब यहाँ प्राथमिक ले लेते हैं। प्राथमिक कुंडली की प्रतिबाधा कितनी दे रखी भाई साहब, 625। तो द्वितीय कुंडली की प्रतिबाधा, ठीक है, प्रतिबाधा कितनी हो जाएगी, ये 625 है। द्वितीय कुंडली की प्रतिबाधा हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। अब हम इनको क्या कैसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख देता हूं, देखो प्राथमिक कुंडली में ईएमएफ मतलब E1, प्राथमिक कुंडली तो 60, द्वितीय कुंडली में ईएमएफ 40, प्राथमिक कुंडली में प्रतिबाधा 625, तो द्वितीय कुंडली में प्रतिबाधा याद करना है मेरे भाइयों। ये जो अपन को दे रखा था वो मैंने उतार दिया, जो अपन को दे रखा था वो मैंने उतार दिया। अब आगे देखो, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देखो मुझे ज्यादा बातें करना तो नहीं आता है, और ना ही बीच में क्लास में बार बार किसी को मैं कुछ बोल करके बार बार कुछ भी करूं जिससे आपकी क्लास डिस्टर्ब हो, या तो मुझे नहीं आता। मैं सीधा पढ़ाना जानता हूँ, सीधा ही पढ़ाऊंगा, बार बार आपसे कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। अब अपन E1 E2 कहाँ दे रखा, ये दे रखा, तो ऐसा का ऐसा सूत्र उतारो। इसके संबंधित नहीं सूत्र देखो अपन ने क्या याद किया, देखो इन दोनों को अपन ने पहले ले लिया था, अब की बार इसको लिया, ठीक है। E2 बटा E1 बराबर, जाओ किस पे जाए, अब जेड दे रखा तो जेड का फॉर्मूला उतार लो, ये लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाइयों, ठीक है। E2 E1 क्या दे रखा है, 40 बटा 60, ठीक है मेरे भाइयों। Z2 क्या दे रखा है, कुछ नहीं, Z2 ज्ञात करना है। Z1 क्या दे रखा है मेरे भाइयों, 625। ये किसी को आता है बोलना, ऐसा आता तो होगा, 10वीं सब करके, सब ने 10वीं पास कर रखी। देखो 0 से 0, 2 2 4 2 देखो अपन ने क्या है, समझने के हिसाब से अपनी संख्या ली है। किस हिसाब से संख्या ली, समझने के हिसाब से, इसलिए अपन को ये तो याद नहीं थी, या फिर अपन ने कहीं से क्वेश्चन नहीं उठाया, ये अपने समझने के हिसाब से कि अपन सूत्र कैसे याद कर सकते हैं, इतने स्टेप आपको समझा सकते। देखो यहाँ से अगर हटाते हैं तो Z2 तो ऐसे ही रहेगा, 625 का क्या बनता है वर्ग, 25, ठीक है। अब इधर गए तो 25 दूनी 50 बटा 3 बटा Z2, ये इसका आंसर हो गया। 50 बटा 3, 25 दूनी 50, 50 बटा 3, ये आपका Z2 का मैंने आंसर क्लियर कर दिया, ठीक है। देख लीजिए, अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे ईएमएफ से संबंधित, ट्रांसफार्मर का जो ईएमएफ था उससे संबंधित, आप ये बता दीजिए।
ठीक है। और ट्रांसफार्मर के ये आप ध्यान रखना है, ट्रांसफार्मर रेशो। इंस्ट्रक्टर बनना है, ट्रेनिंग ऑफिसर बनना है, तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? देखो, जिन व्यक्तियों ने CITS कर रखा है, मतलब समझ जाओ ITI वाले विद्यार्थियों से ऊपर है। जिन लोगों ने CITS कर रखा है, क्राफ्टमैन, इंस्ट्रक्टर, ट्रेनिंग स्कीम, मतलब उस ITI वाले बंदों से, क्योंकि उन्होंने CITS क्वालिफाई किया, तो वो ITI वाले बंदों से तो ऊपर, उनको लड़ना है डिप्लोमा और BE वाले से। लेकिन ITI वाले बंदों को तो CITS वालों से भी लड़ना है, खुद का ज्ञान को इम्प्रूव करना है। तो मेरे भाइयों, पढ़ाई करें, पढ़ना ही सबसे बेस्ट है। जिंदगी में सबसे मेहनती काम पढ़ाई है, जो दिमाग को थकाती है, जो दिमाग को थकाती है। ठीक है, समझ रहे हो? इससे मेहनती काम कुछ भी नहीं। चाहे आप दिन भर काम कर लीजिए, आपका दिमाग नहीं थकेगा तो आप नहीं थकेंगे। लेकिन पढ़ाई एक ऐसी चीज है जहाँ पे लोड डालती है, अगर ये थका तो आप थके। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम क्या कह रहे थे? ट्रांसफार्मर का EMF। सीधा अगर नहीं आ रहा हो, पूरा खोल के समझ में नहीं आ रहा हो, तो जो मैं लिखा रहा हूँ बस इसको ही याद कर लेना, परीक्षा में इतना ही आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं E1। E1 क्या होता है? पता था? प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल। क्या लिखे सूत्र? मैंने कल लिखवाया था क्लास में, 4.44 पाई F इंटू A1, क्योंकि ये प्राथमिक कुंडली में। E2 4.44 पाई F N2, मतलब ये द्वितीय कुंडली में है। ठीक है मेरे प्रिय मित्रों, कितना कंप्लीट हो गया? अब न्यूमेरिकल देखो, इसमें ये जो पाई है इसको चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। लिख लो, पाई बराबर चुंबकीय फ्लक्स। एक को बोलते हैं आवर्ती, एन को बोलते हैं टर्नों की संख्या, ई को बोलते हैं EMF। प्राथमिक EMF, द्वितीय EMF, प्राथमिक कुंडलिक चक्रों की संख्या, द्वितीय कुंडलिक चक्र। अभी इसमें क्वेश्चन ऐसा भी फंसता है, जो है ये पाई का सूत्र याद है किसी को? ये पाई बताओ, किसी को याद हो तो। देखो, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व एक यूनिट होती है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को क्या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बोलते हैं? B बटा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बराबर चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स को किससे व्यक्त करते हैं? पाई से। आया समझ में? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बराबर चुंबकीय फ्लक्स बटा क्षेत्रफल का स्क्वायर, मतलब मीटर का स्क्वायर। ये सूत्र इसका होता है। अब अगर इस सूत्र से अपन पाई निकालें, इस सूत्र से पाई निकालें तो कैसे निकालेंगे? अपन B इंटू M का स्क्वायर निकलेगा। मतलब पाई की जगह अपन ये रख सकते हैं। देखो मैं फिर से लगा देता हूँ, E बराबर एक सूत्र ये भी बन सकता है 4.44। इनका कोई खोलने का नहीं है, तो टेंशन मत लेना। अब पाई की जगह अपन लिख सकते हैं B M का स्क्वायर F इंटू M। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल पे जाते हैं। ठीक है, इसमें जाते हैं हम न्यूमेरिकल पर आ जाते हैं। इतना भी खोल के नहीं देंगे अगर ITI वाले बंद नहीं है अपन। ठीक है, अब यहाँ पे जाते हैं अपन न्यूमेरिकल में। देखो, अगर आपको दिया है किसी क्वेश्चन में कि आवर्ती मतलब F बराबर 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज आवर्ती का मात्रक होता है हर्ट्ज। ठीक है, और आपको दे दिया चुंबकीय फ्लक्स कितना दे दिया आपको? दे दिया हमने 20 वेबर। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स क्या दे दिया? 20 वेबर। फ्लक्स को मापते हैं, चुंबकीय फ्लक्स को मापते हैं वेबर में। ठीक है, अब दे दिया टर्न। क्या बोल दिया हमने? ये बोल दिया टर्न, तो कोई सा बोल दे। अगर प्राथमिक टर्नों की संख्या बोली है, प्राथमिक टर्नों की संख्या कितनी बोल सकते हैं? 100 बोल दी। तो आपसे क्या पूछा कि प्राथमिक कुंडली में जो EMF उत्पन्न हुआ, प्राथमिक
कुंडली में जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ वो ज्ञात करना है। ठीक है, सब सारी जानकारी दे दी मैंने आपको, पूरी जानकारी दे दी। अब देखो जब अपन को सूत्र में प्राथमिक कुंडली मतलब E1 में ज्ञात करना है तो ये तो अपने पास है और ये 3 अपन को दे दी, ऐसा ही देंगे। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, इतना ही देंगे। ठीक है, अब अगर हम रखते हैं, ठीक है, एक तरफ वैल्यू को उतार लेते हैं अपन। पाई बराबर 50 रटक दे रखा है, चुंबकीय फ्लक्स मतलब ये बराबर 20 दे रखा है, प्राथमिक टर्नों की संख्या N1 बराबर 100 दे रखा है। ठीक है, प्राथमिक कुंडली में जो ईएमएफ निकालना E1 अपन को ज्ञात है। ठीक है भाइयों, अब ये अपन जो अपन ने सुलेख लिखी है इसको हटा सकते हैं। ठीक है, नहीं अब सूत्र अपने आगे लिखा ही हुआ है। ठीक है, तो सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है। क्या आते हैं 4.44 सीधा लिखते हैं। पाई कितना दे रखा है 50, एफ कितना दे रखा है सॉरी चलो यहाँ देते हैं, एफ 50 लिख दिया पहले और पाई कितना दे रखा है 20 और N1 मतलब टर्नों की संख्या दे रखी है। ठीक है, अब इसको कैसे हल कर सकते हैं, इस बिंदु को हटाया तो बटे में डबल 100 मतलब बटे में 100, इस 100 से ये 100 काट दिए। अब आगे बढ़े अपन तो क्या आया 4 इंटू 5 दूनी 10 और डबल 0। अब आंसर क्या है, ईएमएफ कितना बना 4 1 2 3, ऐसा कोई ईएमएफ बनता नहीं है और मैं तो अपने हिसाब से न्यूमेरिकल हल कराया है जिससे आपको ये सूत्र याद हो जाए। ठीक है, अब ये भी आपको क्लियर हो गया। देखते हैं क्लास का कितने मिनट की हो चुकी है, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे हम, अभी तो 17 मिनट की क्लास हुई है। एक मेन टॉपिक और बचा था उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें एक टॉपिक और है आज की क्लास में, हम इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने कल बोला था जो हमने कंप्लीट नहीं किया था कि ट्रांसफार्मर को डीसी पे क्यों नहीं चलाते। इसकी कुछ मेन लाइन है जो क्वेश्चन पूछी जाती हैं, उन मेन लाइनों को आप लिख लीजिए। ठीक है, पार्ट 2 नहीं मेरे भाई, पार्ट 2 नहीं, पार्ट 3 है ये। ठीक है, पार्ट 3 है। ठीक है, अब कहां पर थे हम, ट्रांसफार्मर डीसी पर क्यों नहीं चलता। परिणाम मित्र डीसी पर क्यों नहीं चलता। ठीक है, इसकी मेन सुलेख है जो आप उतार लीजिए। देखो क्यों नहीं चलता है, मैं आपको बोल रहा हूं उसे आप उतार लीजिए। ठीक है, देखो दिख रहा हूं। ठीक है, देखो बैठ के पढ़ लेते हैं आप। ये क्या है, प्राथमिक कुंडली। ये क्या है, द्वितीय कुंडली। इसको क्या बोलते हैं अपन एन पी प्राथमिक कुंडली। इसको क्या बोलते हैं अपन सेकेंडरी कुंडली। ये किससे जुड़ी होती है, स्रोत से। ये किससे जुड़ी हुई होती है, लोड से। ठीक है, इतना सबको मैं बता चुका हूं। ठीक है, अब क्या होता है जब अपन यहां से एसी देते हैं, ये धारा देते हैं अपन, ये इसको बोलते हैं अपन एसी, और एक ये धारा देते हैं जिसको अपन बोलते हैं डीसी, ये डीसी। ठीक है, सीधी सा, इसमें कोई रोक टोक नहीं। ठीक है, जब अपन एसी देते हैं तो एसी पहले बढ़ती है, फिर जब बढ़ती है फिर घटती है, फिर जीरो होती है। ठीक है, फिर धीरे धीरे यहाँ प्लस का होता है, ये प्लस में चलती है, फिर ये माइनस में चलती है, फिर यहाँ पे क्या होती जाती है, माइनस में चलती जाती है, फिर बढ़ती बढ़ती फिर बढ़ के यहाँ पे चल जाती है। यहाँ पे रहती है 0 पर, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है 90, ये फिर यहाँ पे आ जाती है फिर 0 पर, और ये इसका मैक्सिमम पॉइंट होता है 180। 0 90 नहीं सॉरी, ये इसका क्या रहता है, ये 180 रहता है, और ये 270 रहता है, और ये 360 रहता है। ठीक है, 0 90 180 270 360। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछे
कि ट्रांसफार्मर या कोई सी भी मशीन जो एसी से चलने वाली मतलब प्रत्यावर्ती धारा से चलने वाली कोई सी भी मशीन या ट्रांसफार्मर तो स्थैतिक युक्ति है या फिर कोई भी युक्ति सबसे अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स कब उत्पन्न करेगी। इस स्टेप में देखिए सबसे अधिक चुंबकीय फ्लक्स कब उत्पन्न करेगी, यहीं से इस सिंबल से आपका आंसर देखो, जब सबसे अधिक होगी तब सबसे अधिक चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र या ईएमएफ विद्युत भाग पर उत्पन्न करेगी। मतलब 90 सबसे अधिक मान 90 पर, क्योंकि फिर घट रहा है यहाँ से बढ़ रहा था, फिर 270 यहाँ पे सबसे अधिक मान होगी। मतलब 90 डिग्री और 270 डिग्री, 90 डिग्री और 270 डिग्री पर किसी भी मशीन में जिसमें एसी या विद्युत धारा बह रही है वो अधिकतम ईएमएफ उत्पन्न करती है। ठीक है, या फिर लंबवत ये भी बोल सकते हैं या समकोणीय अधिकतम ईएमएफ उत्पन्न करती है। ठीक है, एक पॉइंट आपका ये क्लियर हो। अब मैं बता रहा था डीसी पर क्यों नहीं चलते हो। एसी पर क्या घटती बढ़ती धारा आती है, घटती आती बढ़ती आती घटती आती बढ़ती आती, और एसी में क्या रहता है प्रतिष्ठा, एसी में क्या रहता है रिलक्टेंस, जो विद्युत जो चुंबकीय धारा जो होती है ना उसका विरोध करता है। चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न होता है तो उसका विरोध कौन करता है, प्रतिष्ठा, मतलब उसका विरोध कौन करता है, रिलक्टेंस। ठीक है, पर डीसी में कोई भी प्रतिष्ठम नहीं होता। डीसी की रोक तो प्रतिरोध करता है, डीसी धारा की रोक प्रतिरोध करता है और एसी धारा की रोक प्रतिष्ठम करता है हिंदी में। ठीक है, तो इसका सीधा पॉइंट लिख लीजिए, जो मैं आपको समझाऊंगा वो क्वेश्चन में आना नहीं है। जो न्यूमेरिकल में आते हैं वो न्यूमेरिकल ये आता है कि अगर ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में, शायद नहीं लिखवाया था, प्राथमिक कुंडली में अगर एसी की जगह प्रत्यावर्ती धारा की जगह अगर डीसी दी जाए या फिर दिष्ट धारा दी जाए तो क्या ट्रांसफार्मर काम करेगा। तो पहला आंसर है काम नहीं करेगा। ठीक है, हमने सीधी भाषा दे दिया कि ट्रांसफार्मर एसी पर काम करता है, डीसी पे काम नहीं करता, इसलिए ट्रांसफार्मर में अगर डीसी देंगे तो काम नहीं करेगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, अगर अपने डीसी दे दी तो क्या करेगा, प्राथमिक वाइंडिंग में ऊष्मा अधिक उत्पन्न होगी। ठीक है, प्राथमिक वाइंडिंग में ऊष्मा अधिक उत्पन्न होगी तो प्राथमिक वाइंडिंग जल जाएगी। सीधा क्वेश्चन आता है कि अगर डीसी सप्लाई दी तो क्या होता है, प्राथमिक वाइंडिंग जल जाएगी। और क्वेश्चन ये भी आता है, अगर ऐसा ना पूछा जाए कि प्राथमिक वाइंडिंग जल जाएगी तो ऐसा भी आता है कि अगर ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई पे प्रचालित किया जाए, संचालित किया जाए तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न होने वाला ईएमएफ क्या होगा। तो द्वितीय कुंडली में ईएमएफ उत्पन्न ही नहीं होगा क्योंकि प्राथमिक कुंडली तो जल गई, डीसी देते से प्राथमिक कुंडली जल गई, तो द्वितीय कुंडली में ईएमएफ क्या उत्पन्न होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बनता है कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली विद्युतीय रूप से नहीं जुड़ी होती है, ये ध्यान रखो, विद्युत रूप से कोई कनेक्टेड नहीं होती, लेकिन चुंबकीय रूप से जुड़ी हुई होती है। ये लिख लीजिए कि ट्रांसफार्मर में कोई वैद्युतिक कनेक्शन अंदर नहीं होता है, कोई भी घूमने वाली मशीन नहीं होती है, कोई भी घूर्णन करने वाला भाग नहीं होता है, ये एक स्थैतिक मशीन होती है। ठीक है, और इसके चारों ओर क्रोड रहती है। ठीक है, और मैं क्या बता रहा था, अभी बता रहा था ना आपको, हाँ, ये विद्युतीय रूप से कनेक्टेड नहीं है, चुंबकीय रूप से कनेक्टेड होती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली के बीच में प्रतिरोध कितना होता है, कितना होता है, हमेशा आंसर देना अनंत। ठीक है, इतना आ गया। अगर आपको अभी क्लास लाइव अच्छा लगे तो आप कृपया करके इस क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपको कुछ बनना है, कुछ करना है जिंदगी में, अपने दोस्तों से अलग हटके कुछ बनना है, घर में कुछ नाम रोशन करना है, माँ बाप की देखना है, उनके सपनों को साकार करना है, तो आप पढ़िए। मैं ही नहीं, किसी से पढ़िए, लेकिन पढ़िए। ठीक है, कुछ नहीं तो ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा तो बांटोगे। ठीक है, कुछ नहीं तो ज्ञान मिलेगा, और ऐसा नहीं है जिसको ज्ञान मिलता हो वो कुछ ना करेगा। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास हम अगले दिन चालू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।